जो चले तो जहाँ से गुजर गए। ज़ूफ़ी, ये देखो किस कदर खूबसूरत है। महाजबीन ने उसे कोहनी मारकर मुतवज्जा किया। वो उसे चांदी का एक खूबसूरत सेट दिखा रही थी। जी आपा, अच्छा है। अम्मा ने कहा था एक चांदी का सेट भी होगा। जी जी कहा होगा। इसकी निगाह सामने वाली दुकान पर लगे बोर्ड पर थी। ख़वातीन के लिए फ़ोन का अलहदा इंतज़ाम का बोर्ड आवेदा था। चलो ना अंदर कीमत पूछते हैं। आपा, आप अंदर चले, मैं ज़रा सेब ले लूँ, देखें ना कितने अच्छे हैं। अम्मा को जूस निकाल कर दूंगी। कितनी कमज़ोर हो रही हैं वो। चलो फिर पहले सेब ले लेते हैं। वो राज़ी हो गई। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। आप इस सेट की कीमत पूछें, मैं बस अभी आई। ज़्यादा देर मत लगाना। न जाने कौन सा लम्हा था, मौका मान कर दुकान में दाखिल हुई। दो फिशान लपक कर दूसरी दुकान की जानिब बढ़ी। दुकान वाले ने पर्दे के पीछे तक उसकी रहनुमाई कर दी। कपकपाते लरजते हाथों से उसने हैंड बैग से शाह आलम का कार्ड ढूंढ कर निकाला और नंबर डायल किए। जब तक दूसरी जानिब बैठ जाती रही, वो अपनी बेतरतीब सांसों की आवाज़ सुनती रही। जी हेलो, उसने थूक निकला। ये सैयद आलम शाह साहब का घर है? जी हाँ, मुझे उनसे बात करनी है। वो तो जी घर पर नहीं है। ओह, उसने गहरा सांस छोड़ा। किस वक्त होते हैं? कोई मखसूस वक्त तो नहीं है। आप पैगाम छोड़ दें, उन्हें मिल जाएगा। उनसे कहिएगा मैं उन्हें कल शाम 5 बजे फ़ोन करूँगी। वो इंतज़ार करें। आपका नाम? उसे धचका लगा। नाम रोशनी। मरी मरी आवाज़ में उसे नाम बताकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। क्या क़यामत थी कि वो अपने तारुफ उसके बख्शे हुए नाम से करवाती थी। फ़ोन करके वो बाहर निकली तो सेब वाले का नाम और निशान नहीं था। उसने रेस्ट वॉच देखी, सिर्फ 2 मिनट गुजरे थे। ले लिए सेब? महाजमीन ने उसे देखा, फिर उसके हाथ खाली देखे। महंगे दे रहा था आपा, खोखले से लहजे में उसने झूठ बोला और इसके बराबर बैठ गई। दफ़ा करो। फिर वो सेट के भाव-ताव में मसरूफ़ हो गई। अम्मा के सर में तेल की मालिश करते करते उसने चोर नज़रों से कोई 5वीं मरतबा टाइम देखा। 4:45 हो रहे थे। अम्मा, उसके हाथ तेज़ी से चलने लगे। मैं आपा की शादी के लिए कैसे कपड़े बनवाऊं? जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं भला आजकल फैशन का क्या जानूं? ये तो तुम लड़कियों के काम हैं। अम्मा, वो शगुफ्ता है ना, इसने अपनी बहन की शादी में बड़े ही खूबसूरत कढ़ाई का सूट पहना था, इसलिए वो कढ़ाई 1000 में करवाई थी, मगर मैं खुद कर सकती हूँ। अरे दफ़ा कर बेटी, 1500 में जो कढ़ाई करवाई जाए भला कितनी मुश्किल और बारीक होगी। काहे को अपनी आंखें कमज़ोर करेगी। कोई आसान सा काम कर लेना। अम्मा, वो बहुत ही खूबसूरत सूट है, अगर नमूना मिल जाए तो मैं आज से ही बनाना शुरू कर दूँ। अभी तो शादी में काफ़ी दिन हैं, जब तक बना ही लूँगी। अच्छा, फिर कभी जाओ तो ले आना उससे नमूना। उसका घर तो बहुत दूर है अम्मा, मैं तो बस फ़ोन करूँगी और अपने भाई या अब्बा के हाथ भेज देगी। अच्छा, यूं ही सही, चलो अब बस करो, असर का वक्त होने वाला है। उसने उनके बाल समेट कर जूड़ा बनाया और तेल की बोतल बंद करने लगी। अम्मा, मैं ज़रा शगुफ्ता के घर फ़ोन कराऊँ? कैसे? वो हैरान हुई। अरे अभी क्या दास्तान दुलेखा सुना रही थी आपको? बराबर बैठी माजबीन हंसती। जाओ कर आओ, जल्दी आना। वो लपक झपक हाथ धोकर चादर ओढ़ने लगी। मैं साथ चलूं? महाजबीन ने खिदमत पेश की। अरे नहीं आपा, बस अभी आई। नंबर तो ले लो, मुझे याद है। वो बड़ी ही उजलत में घर से निकली। कितना खोखला कर दिया है तुमने मुझे आलम शाह, कितना बेएतबार। मैं तो बड़ी मगरूर थी खुद पर, सरखुरू हूँ अपने माँ बाप के सामने। बड़ा नाज था मुझे कि मैंने कभी उनसे झूठ नहीं बोला, उन्हें धोखा नहीं दिया। और अब नंबर डायल करके उसने गम और गुस्से से बहुत कुछ सोचा। दूसरी जानिब से उभरती मखमूर नशीली आवाज़ ने इसकी सोचों का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। आलम शाह मुखातिब है। मैं ज़ूफ़िशा हूँ, वो हौले से बोली। मुझे खुशी होगी अगर तुम खुद को रोशनी कहा करो। जो दूसरों की ज़िंदगियाँ रोंदते हैं, उन्हें दूसरों की जानिब से इतना खुशगुमान नहीं होना चाहिए। वो ना चाहते हुए भी तल्ख हो गई। वो हंस पड़ा। दूसरों को अगर इल्म हो जाए कि हम अपने दामन में उनके लिए कितनी खुशियाँ लिए उनके मुंतज़िर हैं, तो उनके लब पर शिकवे भूल कर फूल बरसाने लगे। वो खामोश हो गई। कुछ कहना था आपने?
وہ چند لمحے اس کی جانب سے کسی بات کے ہونے کا منتظر رہ کر بولا، جی ہوں۔ اس نے پھر ہنکورا بھرا، گویا اسے بولنے کی اجازت دی۔ وہ میں کہنا یہ چاہتی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا بتانے آئی تھی وہ۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اپنی بات بول کر وہ خود اس سے پوچھنے لگی۔ میں نے؟ وہ حیران ہوتا نہیں تھا، ہو کر بڑا عجیب لگا۔ سنو گی میں نے کیا کیا سوچا ہے؟ جی نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ عالم شاہ صاحب، کیا آپ اب بھی اپنی ضد پر قائم ہیں؟ ضد نہیں، محبت، اور جو لوگ محبتوں پر قائم رہیں جھوٹے اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ میں بڑا سچا اور مضبوط آدمی ہوں۔ جو لوگ خود سچے اور مضبوط ہوں وہ دوسروں کو جھوٹا اور کھوکھلا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے بار بار اس بات کا احساس مت دلایا کرو کہ تمہاری محبتیں کسی اور کے نام ہیں۔ وہ اچانک غرایا۔ اسے مٹا ڈالنے کی خواہش اور اس خواہش پہ عمل کے درمیان اگر تم نہ آتی تو دنیا کا کوئی شخص اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا تھا۔ بچانے والا کوئی شخص نہیں، خدا ہوتا ہے، وہ آہستگی سے بولی، اور اس بے قصور شخص کا ذکر اس انداز سے مت کیا کریں۔ وہ تو چلا بھی گیا، جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اطمینان در آیا۔ جانتے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی۔ آپ؟ ہاں، وہ ہنسا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر رہتا ہوں؟ تمہاری دنیا سے تمہارے پل پل کی خبریں مجھے ملتی رہتی ہیں۔ وہ سلگ کر چیخ کر رہ گئی۔ آپ کو ڈر ہوگا میں کہیں بھاگ نہ جاؤں؟ ڈرتے تو بھاگنے والے ہیں۔ اس کی آواز میں عجیب مسکراہٹ اتر آئی۔ ہم ڈرتے نہیں، ڈراتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ کب آؤں تمہارے گھر؟ ایک گہری سانس اس کے سینے سے آزاد ہوئی۔ اس کی عمر قید کے آغاز کا وہ وقت اسی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، میں نے آپ سے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میری پھوپھو کا بیٹا ہے، اس کے بھائی سے میری بہن کی شادی طے ہے۔ 3 ماہ بعد میں چاہتی ہوں یہ شادی بنا کسی اختلاف کے، بغیر کسی بدمزگی کے ہو جائے۔ اس نے پھر ہنکورا بھرا۔ آپ مجھے اتنی مہلت تو دیں گے نا؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ مہلت؟ تم مجھ سے 10 سال مانگ لو روشنی، سید عالم شاہ تمہارے ایک وعدے پر اپنی عمر بتا سکتا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا، کبھی بھی مجھ سے دھوکہ مت کرنا۔ عورت کی بے وفائی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہاری ہر خطا آنکھ بند کر کے معاف کر سکتا ہوں۔ بس اپنی وفائیں میرے نام رکھنا، مجھ سے ہر حال میں سچ بولنا، ورنہ سید عالم شاہ خود بھی مٹ جائے گا اور تمہیں بھی مٹا دے گا۔ کبھی کبھی اس کے لہجے میں وہ تاثر ابھرتا تھا جو اس کے اندر تک سرد کر دیتا تھا۔ میں دھوکہ نہیں دوں گی آپ کو، اس مقصد کے لیے میں نے کسی اور کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جیسے خیالوں میں گم ہو کر بولی۔ ایک بات مانو گی؟ جی کہیے۔ میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ اس جملے میں ایک حکم بھی تھا اور ایک خاموش التجا بھی تھی، ایک عجیب فرمائش تھی۔ جی بہتر، کوشش کروں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر کیا میں امید رکھوں کہ آپا کی شادی تک آپ کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے؟ سید عالم شاہ وعدہ کرتا ہے، وہ فراخ دلی سے بولا۔ اور کسی چیز کی ضرورت؟ شکریہ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یقین جانیے آپ میری کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ بڑی محبت سے مشین پر جھکی مہاجبین کے جہیز کا ایک سوٹ سی رہی تھی۔ جب مہاجبین مسکراتی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی اندر آئی، دوفی جی کہیے۔ سرپرائز ہے۔ کس کے لیے؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 لفافے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ سید عالم شاہ کا بھوت اس کے ذہن میں کہیں دور چلا گیا۔ وہ دوفشاں سے اجالا بن گئی۔ آذر کا خط ہے نا آپا؟ لہجے سے تمام تر مسرتیں عیاں تھیں۔ اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ آپا پلیز۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ نہ ستاؤ نا پلیز آپا، یہ لو، کیا یاد کرو گی کہ سخی دل آپا سے پالا پڑا ہے۔ اس نے حاتم تائی کی بن کر آخر اسے خط سے نواز دیا۔ بڑا چلاک ہے یہ آذر، 2 خط بھیجے ہیں، ایک ہم سب کے نام اور ایک صرف تمہارے نام۔
बेताबी से उसने लिफाफा चेक किया और सत्रों पर नज़र दौड़ाने लगी। उसने लिखा था, अपनी उजाला के नाम, जिसके नाम से मेरी ज़िंदगी में उजाले हैं। दुआ है कि बहुत सी खुशियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द रखता हों, बहुत सी रोशनियाँ तुम्हें अपने हाले में लिए रहें। प्यारी उजाला, मुझे इल्म है कि तुम मुझसे खफा होगी, कई दिनों से मेरे ख़त की मुंतज़िर होगी, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का इल्म है मैं इतने दिन से खफा रहा हूँ, सोचता रहा कि बेचैन होकर तुम खुद मुझे याद करोगी, मुझे ख़त लिखोगी। पता तो तुम अम्मी से ले सकती थी ना। ऑफिस आता तो यकीन होता कि अभी तुम्हारा ख़त पहुँचता होगा। इसी इंतज़ार में पूरा दिन गुजार देता। वापस लौटते हुए ख्याल रहता कि शायद तुमने रिहाइशगाह के पते पर ख़त लिखा हो और मेरी मेज़ पर सजा सारा दिन तुम्हारा ख़त मेरा इंतज़ार करता रहा हो। इसी ख्याल में इसी खुशी होती जैसे ख़त नहीं बल्कि तुम मेरे ऑफिस से लौटने की मुंतज़िर हो। इसी ख्याल में ऐसी खुशी होती जैसे ख़त नहीं बल्कि तुम मेरे ऑफिस से लौटने की मुंतज़िर हो। लेकिन एक एक करके बहुत से दिन बोझल, थके, उदास कदमों से लौट गए। तुमने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। सोचा किसी एक ने तो हार माननी ही है ना, तो पहल क्यों ना मैं कर लूँ। चलो, न तुम खफा न मैं। अब तो राज़ी हो ना उजाला, मेरा दिल यहाँ नहीं लगता। दिल हो तो लगे। कभी कभी जी में आता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान का टिकट कंफर्म करा लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ तुमने आते समय एक फरमाइश की थी कि अगर तुम्हारी एक फरमाइश भी पूरी ना कर सका तो वो जो ये वजूद किस काम का। मुझे यकीन है जब मैं सरखुरू होकर लौटूंगा तो तुम्हारा हंसता मुस्कुराता वजूद मुझे खुश आमदीद कहेगा। तुम मेरी मुंतज़िर रहोगी, हर हाल में, हर मौसम में। अगर लड़ाई ख़त्म हो गई हो तो अब मुझे जल्दी से ख़त लिख देना। तमाम तर शिद्दतों से मुंतज़िर हूँ। तुम्हारी हर दुआ, तुम्हारे हर नाम के, अपनी हर दुआ तुम्हारे नाम लिखता हूँ, आज़र। उसने ख़त पढ़ा और फिर पढ़ा और फिर बार बार पढ़ा और तमानियत के भरपूर एहसास के साथ हंस दी। आज़र, उसने ज़ेरे लब कहा और फिर उसकी मुस्कुराहटों ने दम तोड़ दिया। खौफ, वहम, अंदेशों के बेशुमार नाग इसके जहन के हर रग से लिपट गए। सैयद आलम शाह अपने वजूद के साथ उसकी निगाहों के पर्दे पर नमूदार हो गया। खत उसके हाथ में फड़फड़ाया और कैद से आज़ाद होकर दूर चला गया। दीवानों की तरह भागकर उसने खत उठाया और उसे चूम कर हौले हौले रोने लगी। दिन तेजी से गुजरते चले गए, जैसे किसी ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और परिंदे बाहर निकल निकल कर आसमान का रुख कर रहे हों। ज़ुल्फ़िशा को यूं लगता जैसे उसके दोनों मुट्ठियों में रेत भरी है, जो लम्हा ब लम्हा फिसल रही है और उसकी मुट्ठियां खाली होती जा रही हैं। उसने खुद को हर मुमकिन कोशिश से कामों में उलझाया हुआ रखा और हर लम्हा मसरूफ़ तर रहने की सही की, लेकिन दिमाग के पर्दे पर अस खुद एक फ़िल्म सी चलती रहती। कभी वो शाह आलम को देखती तो देखती ही चली जाती। कभी ऐसा होता कि रेल उल्टी चलने लगती, फिर वो आज़र के साथ होती। फूलों में, खुशबुओं में बसी चांदनी में जुगनुओं से सजी वो अलबेली उजाला बन जाती। आज़र की हमराही में एक दुनिया की सैर कर आती। उसे लगता अपनी सोचों को अब वो कभी भी एक मरकज़ पर जमा नहीं कर पाएगी। वो हमेशा हमेशा के लिए इंतशार का शिकार हो गई है। फूफी जान बड़े दिन बाद आई थी। ज़ुल्फ़िशा इनसे लिपटी तो उनका अलग होने को जी न चाहा। कैसी है मेरी बच्ची? उन्होंने बड़े प्यार से इसकी पेशानी चूमी। आप कैसी हैं फूफो, ठीक है ना? उसने जवाबन उनका हाथ थाम कर चूमा। मज़े में हूँ, अपनी बच्चियों के इंतज़ार में हूँ, वो खुश दिली से बोली। अम्मा ने उसे चाय बनाने का कहा, मगर वो ढीठ बनी फूफो से चिपकी बैठी रही। उसे उनका वजूद इतना अच्छा, इतना प्यारा लग रहा था कि उसका दिल चाहा वो एक उम्र इनके पहलू में गुजार दे। आज़र का ख़त आया था, अम्मा ने फूफा को बताया। हाँ, वहाँ भी 2-3 ख़त भेज चुका है। वो हंसी। आसिम ने फ़ोन की दरख्वास्त तो दे दी है। देखो, अब कुछ दिनों में लग ही जाएगा, फिर आराम से फ़ोन पर बात हो जाया करेगी। और इस लड़के का पागलपन देखो, ख़त में लिखता है जब पहला फ़ोन करूं
तो ज़ुल्फ़िशा को ज़रूर बुला लेना, इससे बात करूँगा। अम्मा और पप्पो हंस दी और वो सब भूल कर मुस्कुरा दी। बचपन ही से कहता रहता था वो इसके बगैर। अम्मा मुस्कुराती हुई बताने लगी, याद है निगाह, तुम्हें सारा दिन इसे गोद में लिए बैठा रहता था। हाँ, और मैंने तभी तुमसे कहा था, देखना मेरा बेटा एक दिन इसे अपने साथ ही ले जाएगा। तब तक तो महाजमीन और आसिम की भी कोई बात ना हुई थी। ज़ुल्फ़िशा उठकर अब बावर्ची खाने में आ गई। आलम का ख्याल अब उसे ज़्यादा देर खुश नहीं होने देता था। वो ज़रा हंसती मुस्कुराती और फिर यूं सहम जाती जैसे किसी आफरियत को सामने पा लिया हो। क्या हुआ, ये शक्ल पर 12 क्यों बनने लगे? महाजबीन ने इसका सुता हुआ चेहरा हैरानी से देखा। अभी तो बाहर तुम हंस रही थी। कुछ नहीं आपा, वो चाय के लिए पानी लेने लगी। आप तो एक्सरे मशीन बनती जा रही हैं। किसके साथ आई पप्पू अम्मा? वो चेहरा फेर कर बज़ाहिर बेनियादी से पूछने लगी। ज़ुल्फ़िशा ने चूल्हा जलाते हुए उसकी तरफ देखा और उदासी से मुस्कुराई। आपके वो छोड़ गए हैं, अंदर नहीं आए? नहीं, वापसी में शायद आए। और ये सवाल जवाब इतनी बेनियादी से ना किया करें। मैं इतनी पागल तो नहीं हूँ कि आपके दिल में होती खुदबुद से नावाकिफ बच्चों की तरह जवाब दे दिया करूँ। अपने परेशानी भूल कर मुस्कुराते हुए वो उसे छेड़ने लगी। महाजबी के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम तो हर बात में गोटा किनारी सजा लेती हो, इसका क्या इलाज? गोटा किनारी अब आप अपने कपड़ों में सजाएं और ज़रा जल्दी जल्दी, जानती है ना 1.5 महीना रह गया है प्यास देश सुधारने में। ये अपने प्यार की बात की गई है या मेरे? महाजबीन हंसी। कहीं मेरे पर्दे में अपना दिल तो खुश नहीं कर रही हो? ज़ुल्फ़िशा भी हंसी, फिर अगले ही पल खामोश हो गई। इसके जहन में वो तमाम रास्ते बुने और बुनकर मिटते चले गए जो आदर के घर तक जाते थे। तुमने आदर के खत का जवाब नहीं दिया ज़ुल्फ़ी? कुछ देर के बाद महाजबीन ने पूछा। जी, उसने गहरा सांस लिया। दे दूंगी, जल्दी भी क्या है ज़ुल्फ़ी? महाजबीन कुछ देर के बाद बोली तो इसकी आवाज़ में एक गहरी सोच थी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मान जाओगी? कमाल करती हैं आपा, वो चाय छानते हुए बोली। कभी आपकी भी किसी बात पर बुरा मनाया है मैंने? कहिए, तुम कुछ बदल गई हो। वो कैसे? उसने बगौर उसे देखा। तुम्हें अब पहले की तरह आदर की परवाह नहीं रही। ऐसा लगता है तुम जानबूझकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती हो। ना वो तुम्हें याद आता है, ना तुम इससे बात करती हो, ना इसके खत का जवाब देना तुम्हें ज़रूरी लगता है। क्या हुआ है तुम्हें? इधर इसका हाल यह है कि जो खत उसने मुझे और अम्मा को मुखातिब करके लिखा वो आधे से ज़्यादा तुम्हारे जिक्र पर ही मबनी था। ज़ुल्फ़िशा ट्रे में कप रखती रही और इसकी बात सुनती रही। वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो उसने एक नज़र उस पर डाली। आपा, कभी कभी इंसान किसी से इतनी मोहब्बत कर डालता है कि दिल खाली खाली लगने लगता है, जैसे कुछ कहने को कुछ करने को बचा ही ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो। वो कहा है ना शायद ने, कुछ बातें अनकही रहने दो, तब बातें दिल की कह ली तो फिर बाकी क्या रह जाएगा। वो ट्रे उठाकर बावर्ची खाने से निकल आई। कॉल बेल की आवाज़ पर वो चौंकी और सुई धागे में अटका कर कपड़ा दुरुस्त करती दरवाजे की तरफ चल दी। अम्मा और महाजबीन आज फूफो अम्मा के साथ मार्केट गई हुई थी। फूफो अम्मा ने महाजबीन की पसंद से उसका अरूसी जोड़ा लेना था। कौन है? तजुर्बात ने उसे दरवाज़ा खोलने से कबल इस्तफसार करना सिखा दिया था। जी, पोस्टमैन। पोस्टमैन की मखसूस आवाज़ सुनते ही उसने झट दरवाज़ा खोल दिया। हस्ब तवक्का 2 लिफाफे थे, जिनमें से एक पर उसका नाम दर्ज था, आदर की वही मखसूस हैंड राइटिंग में। उसने जल्दी जल्दी लिफाफा चेक किया और बेताबी से ख़त पढ़ने लगी। लिखा था, प्यारी उजाला। क्या हौसले इस तरह आजमाए जाते हैं? पूछने का हक रखता हूँ कि तुम्हारी इस चुप की वजह क्या है? क्या तुम मेरी मोहब्बतों को आजमाना चाहती हो या तुम्हारी मोहब्बतों में कमी हो गई है? सुना था जुदाई मोहब्बत की कसौटी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं इस कसौटी पर खैर जाने दो। ऐसी कोई बात मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन इतना बता दो, इस गुरेज की वजह क्या है? मैंने कितने अरमानों से घर फ़ोन किया था, सोचा था इतने दिन के बाद तुम मध्यम तानों में से सजी आवाज़ अपनी समातों में इस तरह मेरे समातों में इस तरह जज्ब करोगी कि
کہ میرے اگلے کئی دن سکون اور اطمینان سے سرشار رہیں گے، لیکن علم ہوا کہ تم نے مجھ سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے اجالا۔ میں کیا سمجھوں؟ مجھے اتنا تو سمجھا ہی دو۔ اپنی ہر دعا تمہارے نام لکھتا، تمہاری ہر دعا لیتا آذر۔ اس نے افسردگی سے کئی بار خط پڑھا، پھر لفافے میں رکھ کر اس کے باقی خطوط کے ساتھ رکھ دیا۔ تمہیں کیا سمجھاؤں آذر؟ میرے تو اپنے ارد گرد اتنے سوال ہیں۔ آذر کا خط آیا ہے۔ مہاجبین مارکیٹ سے لوٹ کر بڑی مسرت سے میز پہ رکھا لفافہ اٹھا کر پوچھنے لگی، تمہارے نام بھی تو آیا ہوگا ہے نا؟ لفافہ چاک کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول لیا کرتی تھی، اب صرف ایک ہی خط ہے۔ حیرت ہے۔ وہ خاموش ہو کر اس کا خط پڑھنے لگی۔ کیا لکھا ہے؟ ذو فشا کے پوچھنے پہ اس نے خط اسے دے دیا۔ وہی عام سی باتیں، اپنا حال بتایا تھا، سب کا پوچھ لیا تھا، مہاجبین سے کچھ مذاق کیے تھے۔ اس دفعہ اس نے تمہیں خط کیوں نہیں لکھا؟ مہاجبی کو حیرانی ہوئی۔ ناراض ہو گیا ہے شاید، وہ ہولے سے ہنسی۔ ہاں شاید، اور ہونا بھی چاہیے۔ تم نے کتنا ظلم روا رکھا ہے بیچارے کے ساتھ، نہ اسے خط لکھتی ہو نہ فون پر بات کرتی ہو۔ چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ آپ نے کیسا جوڑا پسند کیا؟ اس نے بات بدل دی۔ ارے ہاں زوفی، میں نے گہرے لال رنگ کا جوڑا پسند کیا ہے، ہرا بارڈر ہے اور بھاری کام ہوا ہے اس پر۔ ولیمے کے دن فیروزی اور آف وائٹ کنٹراسٹ بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ آپ ویسے بھی ہر رنگ میں سکتی ہیں، اب بناؤ مت، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں نہیں، عاصم بھائی کہہ رہے تھے۔ کب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی اور پھر اس کے چہرے پہ پھیلی شرارت دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ ذوفشا ہلکا سا قہقہ لگا کر اس سے لپٹ گئی۔ ارے ذوفشا، مہاجبی کو جیسے کچھ خیال آیا، ایک بات تو بتائی ہی نہیں۔ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق محسوس کر کے وہ بولی۔ یاد ہے وہ جوڑا جو عالم شاہ نے تمہیں بھیجا تھا؟ آج میں نے دیکھا، بالکل ویسا ہی رنگ، ویسا ہی کام ایک بڑی سی دکان کے شوکیس میں لگا تھا۔ میں نے قیمت پوچھی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ 40,000 کا جوڑا ہے وہ۔ 40,000؟ ذوفشا کے ہوش اڑ گئے۔ کیا سونے سے بنا ہوا ہے؟ بہت قیمتی اور نازک کام ہے اس پر، کپڑا نظر ہی کہاں آتا ہے، شاید جھلکتا ہے صرف۔ اور ذوفی وہ ملتانی سیٹ، اسی سے ملتا جلتا قدرے ہلکا سیٹ 30,000 کا ہے، تو سوچو وہ بھاری سوٹ کتنا قیمتی ہوگا۔ اور پھر وہ کڑے پورے لاکھ روپے خرچ کر ڈالا تم پر تمہارے عالم شاہ نے۔ ہم نے کون سا رکھ لیا اس کا لاکھ روپیہ؟ وہ چڑ گئی۔ منہ پر تو دے مارا، اور آپ کے مارکیٹ میں عالم شاہ کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرتی پھرتی ہیں۔ مہاجبی کو ہنسی آ گئی۔ نہیں بھائی، اتفاقاً نظر پڑ گئی چیزوں پر تو میں نے قیمت پوچھ لی، ہمیں کیا اس سے اور اس کی دولت سے۔ ویسے آپا ایک بات ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی، امیر آدمی سے شادی کرنے میں بھی ایک الگ ہی چارم ہے۔ اب دیکھیں نا، منگنی میں 1 لاکھ کا سامان، اس پورے محلے میں بھی کسی لڑکی کا آیا ہوگا بھلا؟ ہیں؟ مہاجبین نے اسے غور سے دیکھا۔ ہوش میں تو ہو، زیادہ چارم تلاش مت کرو، اتنی ہی دولت کو کافی سمجھو جو محترم آذر صاحب تمہارے لیے دن رات ایک کر کے کما پائے۔ وہ ہنس کر بولی، آذر ساری عمر لگا دینا آپا تو شاہ عالم کی دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں کما پائے گا۔ وہ ہنس کر بولی، پھر لکھ دو اسے۔ اس نے دھمکی دی کہ کمانا مانا چھوڑو اور پہلے یہاں آ کر اپنی منگیتر کو سنبھالو، جس کا دل سید عالم شاہ کی دولت دیکھ کر پسیج رہا ہے۔ صرف دولت نہیں، وہ ہینڈسم بھی بہت ہے۔ وہ شرارت سے بولی۔ مہاجبین نے اسے تکیہ کھینچ مارا۔ میرے معصوم دیور کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو حشر کر دوں گی تمہارا۔ ارے واہ، ابھی تو شادی میں پورے 20 دن ہیں اور بہن کو بھول بھال دیور کی ہو گئی آپ۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، بے وفا۔ اس نے تکیہ کیچ کیا۔ ذوفی، پھر وہ یکلک اشتیاق سے بولی، واقعی بہت ہینڈسم ہے وہ شاہ۔ ذوفشا ہنس دی۔ ہاں ہے تو، کیوں آپ کو کیوں تجسس ہوا؟ شوق تو ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، لیکن خدا نہ دکھائے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، خدا نہ کرے۔ اس نے زیر لب اس کی بات کو دہرایا اور سوچنے لگی، ہاں واقعی کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ؟ اچانک کی کوئی محب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی چلاتے تیزی سے چلاتے، اچانک تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے،
तुम किसी गहरे खड्ड में जा गिरो और कोई तुम्हारी लाश भी वहां से ना निकाले। ऐ खुदा, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। उसने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। क्या सोचने लगी? महाजबीन ने उसे देखा। कुछ नहीं, वो सर झटक कर रह गई। बड़ी मेहनतों और मोहब्बतों और दुआओं के साथ उसने महाजबीन को तैयार किया था। जब मुकम्मल तैयार होकर उसने उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे तो सारे ज़ब्त हौसला जवाब दे गए। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर तमाम तर शिद्दतों से रो दी। आप मेरी प्यारी आपा है, वो कहे जा रही थी। रूफी उधर से भी एक ही तकरार थी। कितने लम्हे थे जो साथ दिए थे, हंसते मुस्कुराते खुशियां बांटते गुजरे थे। कितने गम थे जो एक दूसरे को कांधों को सहारा देकर गुजारे थे। दूफिशा, बहुत बुरी बात है। मीना ने दोनों को अलहदा किया। उसे तो रोना आना ही आना है। तुम बजाय से खुद दीवानों की तरह रो रही हो। मुझे रोने दो, वो बिगड़ी। मेरी आपा हमेशा के लिए पराई हो गई हैं। मैं रोऊं भी नहीं। अच्छा, बेशक रो, उसे भी रुलाओ और अपनी 3 घंटे की मेहनत मट्टी कर लो। देखो, इसका काजल फैल रहा है। दूफिशा ने उसे गौर से देखा और झट आंसू पोंछ डाले। बस आपा, अब रोना नहीं, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। आसिम भाई मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। ये मासूम सूरत बीवी को चुड़ैल क्यों बना दिया? महाजबीन रोते रोते हंस दी। दैट्स गुड। मीना ने दोनों को शाबाश दी। चलो दूफी, अब तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ, बारात आती होगी। वो उठकर अपने कमरे में आ गई। यहाँ दूसरे हिस्सों की निस्बत सुकून था। दरवाजा अंदर से बंद करके वो बिस्तर पर बैठ गई और एक बार फिर रोने लगी। महाजबीन से बिछड़ने का दुख, आदत से बिछड़ने का दुख, शाह आलम की बख्शी मोहलत खत्म होने का खौफ, हर किसी का सामने करने का डर, बेशुमार मरहलों से गुजरने का डर, इसकी तन्हा अकेली जान, कितने अंदेशे। किसी को अंदाजा न था। उसे बैठे बैठे लगता था बस अब वो मर जाएगी। पूरा दिन अंधे वहमों से लरसने लगता। अंदर जिस्म की इमारत टूट फूट कर झड़ने लगती, वो बिखरने लगती। आह, उसने दर्द से चटकते कांधे और गर्दन को हाथों से दबाया। कौन सी मनहूस खड़ी थी शाह आलम जब तुमसे सामना हुआ। मेरी ज़ात को, इससे वाबस्ता खुशियों को किस बेदर्दी से कुचला है तुमने। जिंदगी के सारे रंग खानों में रंग भरने की मुझे मेहंदी की तरह पीस डाला है तुमने। अपनी वफा को, अपनी हस्ती को फना करके अब तुम्हें रंगीनियाँ दूँ? क्यों, किस लिए? अपने आप से सवाल करते करते वो थक गई। फिर उठकर तैयार होने लगी। कितना खुश होना चाहिए था उसे इस मौके पर। कितनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई थी उसकी। उसकी आपा दुल्हन बनी थी। आसिम भाई, इसके प्यारे भाई। कितना खूबसूरत रिश्ता बन रहा था इनसे। और आज़र इसके दिल के और करीब हो जाता। लेकिन वो कैसे खुश होती। खुशियाँ और उनके बीच आलम शाह अपने गरूर के साथ खड़ा था। वो तैयार होकर खुद को आईने में देखती रही। उसने और आज़र ने इस मौके के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था। बड़ी बातें कर रखी थी, बड़ी मनसूबाबंदियाँ थीं जो उन्होंने बनाई थी। आसिम भाई और महाजबी की शादी में मेरे हिस्से की बातें भी तुम कर लेना। हर रस्म में मेरी जानिब से हिस्सा लेना। मेरा तो तुम्हारी जिंदगी ही में कोई हिस्सा नहीं रहा। आज़र सर्द आह बहा कर उसने सोचा और कमरे से निकल आई। सब कुछ सुकून के साथ तय पा गया। महाजबी उसकी अम्मा की, अब्बा की बेशुमार दुआएं समेट कर आसिम भाई के संग चल दी। वो दहलीज पर सिसकती, अम्मा को समझाती, चुप कराती, साथ ही अपने आंसू भी पोंछती रही। बेटा, अपनी माँ को अंदर ले जाओ, लिटाओ इसे। अब्बा उसके सर पर हाथ फेरकर बाहर चले गए। वो अम्मा को सहारा देकर अंदर ले आए और उन्हें पानी पिलाकर उनसे बातें कर कर उनका ध्यान बटाने लगी। लेकिन उसका अपना ध्यान किसी और फिजा में तैर रहा था।